चोर बाघ। एक घने जंगल के पास विलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर चोरों का डर बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए रात के समय कोई बाहर ना सोते थे और ना ही घूमते थे। सबके सब घरों के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर कर सोते थे। चोरों से बचने के लिए गांव वालों ने निरंजन नाम के चौकीदार को भी लगा लिया। वह रात में पहरा देता था। एक दिन दो चोर गांव के अंदर आते हैं। तभी चौकीदार निरंजन हाथ में डंडा लिए गांव में यहां वहां घूमता रहता है। दोनों उसे देखते हैं। लगता है कोई पहारा दे रहा है। गांव में चोरी करना इस वक्त मुश्किल लगता है, लेकिन सारे गांव वाले तो अमीर है। क्या करें? चलो वापस चलते हैं, कहता है। दूसरा चोर भी हां में हां मिलाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों आपस में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक कौड़ी भी कमा नहीं पाएंगे। ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर। इतने में दूसरे चोर को उपाय सूझा। और क्या, तुरंत उसे अपने साथी चोर के कान में फूंकता है। वह भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बाद एक दिन रात के समय दोनों में से एक चोर दूसरे चोर का इंतजार कर रहा था। इतने में एक बड़ा सा बाघ धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। आकर उसके ठीक सामने रुकता है। मैंने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे हैं निकल कर मुझे दो, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मत करो। कहते हुए डर के मारे कांप उठा। इतने में बाघ अचानक से हंस पड़ा और उसके अंदर से आवाज आने लगी। अरे यार, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, कहकर नकली बाघ के पुतले का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। कितना डर गया था मैं, बिल्कुल पहचान नहीं पाया मैं। तुम्हारे उपाय तो बहुत ही बढ़िया है। चलो अब गांव के लोगों को डराकर पूरी गांव को लूटते हैं। इतने बड़े बाघ को देखकर गांव वाले भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। चुपचाप मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, नहीं तो दरवाजा तोड़कर अंदर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, कहता है। बाघ को बातें करते हुए देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। यह क्या, बाघ बातें कर रहा है? कहीं मायावी बाघ तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल मायावी बाघ हूं। चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम्हारे पास जो भी सोना चांदी और पैसे हैं सब यहां लाकर मुझे दो, वरना सबको मार कर खाऊंगा। कहकर डराता है। बेचारे गांव वाले डर के मारे उनके पास जो कुछ भी सोना और पैसे थे लाकर बाघ के मुंह के पास रख देते हैं। अंदर छिपा चोर सारे चीजों को हाथ से अंदर ले लेता है। इसी तरह हर दिन लोगों को डराकर धन जमा करते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि बाघ कैसे बात कर सकता है। पैसे बाघ क्या करेगा? लोगों को शक होने लगता है। इसी बात को लेकर चौकीदार निरंजन से बात करते हैं। ठीक है, आज मैं पता करता हूं कि यह बाघ है या कुछ और, उनसे कहता है। दूसरे दिन रात को बाघ वहां आता है।
और एक घर के सामने रुककर चुपचाप सोना और पैसा निकालो, नहीं तो देख लेना क्या हाल होगा तुम्हारा। इसी बीच निरंजन बाघ की राह देख रहा होता है। उसे देख पेड़ के पीछे छिपकर उन पर नजर लगाए रखता है। इतने में कहीं से मोबाइल फोन की आवाज सुनाई पड़ती है। निरंजन यहां वहां देखता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। देखा कि बाग के अंदर से आवाजें सुनाई पड़ने लगी। अजी सुनते हो? घर आते समय टमाटर मिर्ची लेते आना, भूलना मत। हाँ हाँ लाऊंगा, बाद में बात करता हूं, अभी नहीं, अभी फोन रख। आपस में बातें कर रहे होते हैं। बाहर से निरंजन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता है। उसे शक होता है और बाग के दरवाजे के पास जाकर खटखटाता है। दरवाजे से खटखट आवाज आने लगती है। उसे सारा माजरा समझ आता है। इसके अंदर कोई है, यह असली बाघ नहीं, पुतला है, सोचकर जोर से धकेलता है। बाघ के दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। उसके अंदर छुपे चोरों को देखकर, चोर कहीं के बाघ के नाम पर लोगों को लूट रहे हो, सारा चोरी का माल कहां रखा है बताओ, वरना हड्डी पसली एक हो जाएगा, कहकर धमकाता है। चोर डर के मारे, सारा चोरी का माल यहाँ पुतले के अंदर ही है, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, माफ करना, हमें छोड़ दीजिए, कहते हैं। पूरे माल को देखकर निरंजन चोरों से कहता है, अगर दोबारा यहां नजर आए तो समझ गए, हड्डी पसली एक हो जाएंगे, हमारा दिमाग टिकाने पर आ गया है, कहकर वहां से भाग निकलते हैं। निरंजन के इस बहादुरी वाले काम सारे गांव वाले सराहते हैं और अपनी अपनी अमानत लेकर घर चले जाते हैं। उन दिनों के बाद सारे गांव वाले बिना किसी चिंता के खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बड़ा जंगल था और उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वह दोनों हर दिन जंगल में जाते और वहां जानवरों का शिकार कर जीवन बिताते थे। उसी गांव में रहने वाले महेश को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक पशु प्रेमी था। वह जानवरों और पक्षियों को बहुत प्यार से देखता था। एक दिन रमेश सुरेश के साथ, अरे महेश हमारी हर छोटी बड़ी बात पर रोक लगाता है, अगर उसे यह सब पसंद नहीं है तो हम क्या करें, ये हमारी मर्जी है। हाँ यार, कल हमारे घर आया था और मुझे सिखा रहा था, उसे देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया है, उसके चलते मैं कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। जब वह दोनों बात कर रहे थे तब एक गर्भवती हाथी उसी रास्ते से टहल रही थी। रमेश ने देखा। ए सुरेश, हाथी को देखा? चलो उसे पकड़ते हैं। इस बार यदि हम इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर मालिक को बेचते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, सोचकर जाल बिछाते हैं और रस्सियों के साथ फंसाते हैं। हाथी जाल से बचकर चिल्लाते हुए भागती है और पैर फिसलकर पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाती है। घायल होने की वजह से जोर जोर से चिल्ला रही थी। महेश उसी रास्ते से जा रहा था। हाथी की चीख सुनकर उसे देखता है। लगता है हाथी पानी के बहाव के साथ बहे जा रहा है और यह कहकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका।
थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी एक चट्टान से टकराकर रुक जाता है। फिर वह जाकर हाथी के पैर में एक रस्सी बांधता है और उसे पास के पेड़ से बांध देता है। फिर अपनी दोस्तों की मदद से हाथी को बाहर निकालता है। हाथी बहुत थकी हुई थी। महेश का दिल दहल गया। हाथी बहुत दुखी थी। मुझे बचा लो, मेरी बच्ची मेरे गर्भ में पल रही है, कृपया मेरी रक्षा करो, मैं उसी के लिए जी रही हूँ, कृपया मुझे बचा लो। और मन में दुख के आंसू बहा रही थी कि महेश ने उन आंसुओं को देखा। अरे, लगता है ये हाथी गर्भवती है, इसे बड़ी चोट लगी है, कहकर वह घाव का उपचार करता है। हाथी को 2-3 दिनों तक वहीं रखता है और उसका इलाज करता है। 3 दिन बाद हाथी ठीक हो जाती है। मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की गलती के लिए अपने बच्चे का बलिदान करने जा रही थी, लेकिन भगवान के रूप में आपने मुझे बचा लिया। हाथी अपने सूंड के साथ उसे प्यार दिखाता है। महेश उस हाथी के प्यार को देखकर बहुत खुश होता है। ओ हाथी दोस्त, अब तुम ठीक हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह करूंगा। यह सुनते हुए हाथी ने खुशी से अपना सिर हिलाई। इसके बाद दोनों मिलकर घर जाते हैं। महेश हाथी को खाना खिलाता है। उस दिन से वह हाथी उसके साथ घूमने में बहुत खुश होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रमेश और सुरेश दोनों हाथी को पकड़कर शहर में बेचने के लिए महेश के घर आते हैं। हाथी ने उनके आने पर गौर किया और जोर जोर से चिल्लाई। हाथी के आवाज सुनते ही महेश जाग उठा। अरे, आज क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? वह रमेश और सुरेश को देखता है और फिर उनके साथ, कौन है तुम लोग? इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? सुनते ही वे दोनों वहां से भागते हैं। हाथी ने दोनों को अपनी सूंड से पीछे खींच लिया। तुम इतनी रात को यहां क्यों आए? हाथी के लिए ना? शायद पहले भी तुम्हारी वजह से ही हाथी घायल हुई थी, है ना? फिर हाथी ने हाँ में सर हिलाया। ओह, अब मैं समझ गया हूं। क्या बे, तुम लोग मासूम जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई? गर्भवती हाथी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते क्या? गुस्से से कहता है। फिर रमेश गुस्से से महेश को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। तब सुरेश रमेश से, हाथी गर्भवती है, हमने इसे बिना जाने समझ लिया। अफसोस की बात यह है कि गर्भवती मां को बहुत तकलीफ हुई होगी। शिकारियों को दया नहीं आनी चाहिए। आप इतना खेद क्यों कर रहे हैं? मैं उस हाथी वाले से बहुत नाराज हूं। दोनों को मार दूंगा, उस हाथी को पहले और फिर उस महेश को। रमेश, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उन दोनों ने हमारे क्या बिगाड़ा है? और यह अच्छा हुआ, हमारी भी पत्नी और बच्चे हैं, और हम अपने बच्चे को कुछ हुआ तो बहुत दुख होंगे ना? ठीक उसी तरह जानवर भी दुखी होंगे। आज से मैं एक काम को तुरंत बंद कर दूंगा और जीवन यापन के लिए खेत पर काम करूंगा, कहकर वहां से चला जाता है। रमेश फिर भी हाथी को मारना चाहता है।
अगले दिन उस हाथी को मारने की साजिश रचता है। महेश के घर से निकलने का इंतजार करता है। फिर एक दिन हाथी के साथ महेश, दोस्त तुम कहीं मत जाओ, बाहर बहुत धूप है, सावधान रहे कि ऊब न जाए, और इसके बाद यह आपके ऊपर है। हाथी ने सिर हिलाई कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। बहुत अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूं कहकर वहां से चला जाता है। रमेश सोचता है कि वहां जाने का यही मौका है। वह एक तरबूज में बम डालता है और तरबूज लेकर हाथी के पास जाता है। हाथी ने उसे देखा और बहुत गुस्से से चिल्लाने लगी। ओ मेरे दोस्त, इतने गुस्से में मत देखो, मुझे बुद्धि आ गई। मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। उस दिन आपको इतना परेशान करने के लिए माफी मांगता हूं। और हाथी के सर को निहारता है। मैं इन फलों को तुम्हारे लिए लाया हूं, ये खा लो। जैसे ही हाथी ने फल खाया, बम फटने की वजह से उसका मुंह जल गया। दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुई गांव की सड़कों पर भाग रही थी। उसे सुरेश ने देखा। हाथी के मुंह से खून बह रहा है, इसे क्या हुआ? यह सब रमेश की करतूत लगती है। महेश को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। वह भागकर महेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। महेश भागते हुए हाथी गए हुए रास्ते की ओर बढ़ता है। पहले से ही हाथी एक तालाब में उतर गया था और बहुत संकट में था। मुझे उस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं धोखा खा गई। मुझे उस फल को खाना ही नहीं चाहिए था। खुद को ही नहीं, अपने बच्चे को भी मार रही हूँ। मैं मरने से पहले अपने दोस्त महेश को एक बार देखना चाहती हूँ। तब तक मुझे जिंदा रखना भगवान। बड़े दुख के साथ भगवान से प्रार्थना करती है, यहाँ तक कि उसके अंदर की बच्चा भी। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कहते हुए आंसू बहाती है। इसी बीच महेश वहां आया और उसने हाथी को देखा। ओ मेरा दोस्त, क्या हुआ? हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त को बचाओ। ईश्वर से प्रार्थना करता है। हाथी ने उसे देखा और फूट फूट कर रोने लगा। हे मित्र, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल बहुत ही प्यार से रखा। मैं और मेरी सारी पीढ़ी तुम्हारी आभारी रहेंगे। मैं अब इस दर्द को और नहीं सह सकती। मेरे दोस्त, ईश्वर ने आखिरी बार तुम्हें देखने के लिए मुझे जीवित रखा है और अब मैं चलती हूँ। यह सब महेश ने देखा और फूट फूट कर रोने लगा। छी, अब तुम खुश हो? तुमने माँ और बच्चे के साथ घोर पाप किया है। यदि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो मुझे नुकसान पहुंचाते। मासूम जानवर तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगा। गुस्से में कहता है। रमेश बहुत शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आइए सभी जानवरों से प्यार करना सीखे। पशुओं को मारोगे तो बहुत पछताओगे। आने वाले समय में इन्हें तस्वीरों में ही देख पाओगे।